ए डार्क चैनल प्रेजेंटिंग एवरेस्ट। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1996 में एवरेस्ट पर घटी थी, जिसमें 13 लोगों की टीम एवरेस्ट पर चढ़ती है और ये वहीं फंस जाते हैं। ये एक सर्वाइवल मूवी है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे एवरेस्ट पर चढ़े। ये पहले ऐसे शोधकर्ता थे जिन्होंने एवरेस्ट को चढ़ा था। उसके बाद हमें पता चलता है 1992 में रॉब नाम के एक व्यक्ति ने इसे अपना बिजनेस बना दिया था और उसने लोगों को एवरेस्ट पर ले जाने का काम शुरू कर दिया था। सन 1996 में रॉब एक और टीम के साथ एवरेस्ट पर जाने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि रॉब की पत्नी रॉब से जल्दी आने के लिए कहती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है। अब रॉब उसे हौसला देते हुए कहता है कि मुझे जल्दी आने से कोई नहीं रोक सकता, और अब वो अपने सफ़र के लिए निकल जाता है। अब तारीख होती है 30 मार्च 1996। रॉब अपनी पूरी टीम के साथ मिलता है। ये 13 लोग होते हैं जिनकी टीम का नाम एडवेंचर कंसल्टेंट होता है और इनका पूरा सफ़र 40 दिन का है। इन्हें 10 जून की दोपहर तक एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचना होगा। ये पूरी टीम काठमांडू से हेलीकॉप्टर में 9,383 फीट की ऊंचाई लूना तक पहुंच जाते हैं। अब ये 2 घंटे का सफ़र करके 17,600 फीट की ऊंचाई अपने बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत लोग अलग अलग देशों से आए हुए होते हैं। 23 अप्रैल को ये पूरी टीम 21,300 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती है और यहाँ ऑक्सीजन भी कम आ रहा होता है। जो कंपनी इनको ले जा रही होती है उन्होंने अलग अलग जगह पर कैंप लगाए हुए होते हैं और अब यहाँ से आगे का सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि कंपनी वालों ने रस्सियाँ लगाई होती हैं ताकि बैलेंस ख़राब ना हो, क्योंकि बिना रस्सियों के एवरेस्ट पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। अब ये सब आगे बढ़ते होते हैं और इनकी परेशानियाँ और भी बढ़ रही होती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई चढ़ जाते हैं। और अब नीचे कैंप से हेलिन, जो कि रॉब की टीम की एक मेंबर होती है, जिसका काम होता है मौसम की जानकारी देना, ये रॉब को बताती है कि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लेकिन रॉब पूरी टीम को लेकर आगे बढ़ जाता है और अब हवा भी बहुत तेज़ होने लगती है, लेकिन ये इस कठिनाई को पार कर अपने अगले कैंप तक पहुंच जाते हैं, जो कि 26,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। और इस ऊंचाई पर मौसम बहुत ख़राब होता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज यहीं रुक जाएंगे। और अगले दिन शुक्रवार 10 मई को मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है और तूफान बिल्कुल थम सा जाता है और ये फिर से ऊपर चढ़ने का फैसला कर लेते हैं। यहाँ से शिखर तक का रास्ता 12 घंटे का है, जिसके बाद ये 27,600 फीट की ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। ये टाइम होता है 4:39। अब यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम बेक होता है, जिसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और अब रॉब उससे कहता है कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर तुम्हें सही लगे तो आगे बढ़ना, वरना तुम यहीं पर रुक के हमारा इंतज़ार करना। अब बचे हुए लोग ऊपर बढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि ऊपर रस्सियाँ नहीं हैं और ये वहाँ पर रस्सियाँ बांधना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिना रस्सियों के ये थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ से 3 लोग जो कि वापस जाने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाला रहता है और ये तीनों रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ पर बर्फ़ की बड़ी बड़ी दरारें होती हैं जिनमें आज तक लगभग 19 लोगों की घिरकर मौत हो गई होती है। अब इनकी पूरी टीम जिस जगह पर होती है वो स्टार्ट पॉइंट से लगभग 28,700 फीट की ऊंचाई पर है। और जब ये लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो इन्हें
हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया ऑक्सीजन की कमी से होता है, और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनको बहुत परेशानियां होने लगती है, जैसे दिमाग में सूजन आ जाना, फेफड़ों में पानी भर जाना। अब ये रस्सियाँ लगा लेते हैं और ऊपर जाने की तैयारी करते हैं, तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने लगती है। किसी के भी पास एनर्जी नहीं होती, बस इनके अंदर एक जज्बा होता है जिससे ये ऊपर जा रहे होते हैं। और दोपहर 1:34 पर ये एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो इन्होंने सोचा था। रॉब और उसकी पूरी टीम एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने से बहुत खुश होती है और सभी मिलकर अपने ग्रुप में एक फ़ोटो लेते हैं और अपना फ्लैग एवरेस्ट की चोटी पर लहरा देते हैं। क्योंकि अब इन्हें वापस भी जाना होता है, तो ये ज़्यादा समय न बिताकर वापस जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। अब इन्हें समय के हिसाब से इन्हें 2 बजे वापस लौटना चाहिए था, लेकिन इन्हें देर हो जाती है और अचानक वहाँ का मौसम ख़राब होने लगता है और अब इनकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है। इनके पास ऑक्सीजन भी नहीं बची होती है। अब ये नीचे उतरने का सफ़र शुरू करते हैं और थोड़ा ही नीचे जाने पर ये देखते हैं कि इनका टीम का एक आदमी ऊपर आ रहा होता है जिसका नाम डक होता है। रॉब उसे ऊपर जाने से मना करता है, लेकिन डक कहता है कि आज अगर मैं ऊपर नहीं जा पाया तो शायद ही अब कभी जा पाऊंगा। और फिर रॉब उसके साथ ऊपर चला जाता है और रॉब उसका भी सपना पूरा करा देता है। और अब वो वापस लौट रहे होते हैं तो डक की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और अब ये दोनों ऊपर फंस जाते हैं और रॉब की टीम रॉब को नीचे आने के लिए बोलती है, पर रॉब उन्हें मना कर देता है। रॉब कहता है कि मैं डक को छोड़कर नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं रॉब के अंदर इंसानियत होती है। अब मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। रॉब डक को एक सेफ जगह पर छोड़कर वो दूसरी जगह ऑक्सीजन लेने चले जाता है, लेकिन डक का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और वो रॉब के पीछे पीछे जाने लगता है। ये बात रॉब नहीं जानता और थोड़ा आगे जाने के बाद डक खाई में गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर रॉब भी पूरी तरह से थक जाता है और रॉब वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि रॉब का ऑक्सीजन सिलेंडर भी खाली हो जाता है। तभी रॉब देखता है कि उसका एक साथी जो उसके पास आ रहा होता है, जिसके हाथ में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, और वो रॉब को वो ऑक्सीजन सिलेंडर दे देता है। ये दोनों ऐसे ही तूफान में नीचे उतरने लगते हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं जो यहाँ पर फंसे हुए होते हैं और अब इन्हें नीचे से बताया जाता है कि उनकी मदद के लिए एक टीम भेजी जाएगी, लेकिन वो भी तभी आएगी जब तूफान रुक जाएगा। अब सुबह हो जाती है और आज 11 मई की तारीख होती है और अब रॉब के साथ जो साथी होता है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उसकी मेंटली हालत ख़राब हो जाती है। अब रॉब का साथी रॉब से कहता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है और वो अपनी जैकेट उतारकर नीचे स्लाइड कर लेता है। अब इनका अपनी कंपनी से भी कनेक्शन टूट जाता है और सुबह जैसे ही मौसम साफ होता है रॉब का कॉल उसकी कंपनी से कनेक्ट हो जाता है और वो कहता है कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके हाथ पैर जम चुके थे। मेरे साथी भी मारे जा चुके हैं और मुझे मदद चाहिए। अब उसकी टीम कहती है कि रॉब की वाइफ को कॉल करो, उसका फ़ोन सैटेलाइट के पास रख, उसे अपनी वाइफ की आवाज़ सुनने दो, इससे उसे हिम्मत मिलेगी। और वो ऐसे ही करते हैं। वो रॉब और उसकी पत्नी की बात कराते हैं। रॉब की पत्नी रॉब से कहती है कि तुम्हें चलते रहना होगा, कुछ ही देर में वहाँ पर धूप निकल आएगी। लेकिन रॉब कहता है कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे हैं
उसकी पत्नी कहती है तुम्हें चलते रहना होगा। और फिर रॉब को ये पता चलता है कि जो टीम उसे लेने आने वाली थी तेज हवा के कारण वो नीचे ही रुक गए हैं। अब रॉब की पत्नी भी रॉब की चिंता करने लगती है और वो एक बार फिर से रॉब से बात करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम्हें वापस आना ही होगा। रॉब की पत्नी के पेट में जो बच्चा होता है वो एक लड़की होती है जिसका नाम रॉब ने ही सोचकर सारा रखा होता है। फिर रॉब अपनी पत्नी से कहता है माफ़ करना, मैं अपनी होने वाली बेटी से नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि उसे पता होता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता और ये उसका आखिरी टाइम होता है। अब रॉब की पत्नी कहती है कि तुम इस तरह हार नहीं मान सकते। रॉब अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम खुश रहना और हमारी होने वाली बेटी का ध्यान रखना। कहीं न कहीं रॉब समझ चुका था कि अब वो नहीं बच पाएगा और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद रॉब की भी मृत्यु हो जाती है। वहाँ गए सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन बैग जो खाई में गिर गया था वो अभी भी जिंदा होता है और अब उसे हेलुसिनेशन शुरू होने लगता है। बैग अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देखने लगता है और अब वो हिम्मत कर आगे बढ़ने लगता है और वो नीचे कैंप तक पहुंच जाता है जहां उसे और भी लोग दिखाई देते हैं। लेकिन बैग की हालत बहुत ख़राब होती है। अगर उसे सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। और जब ये बात बैग की फैमिली को पता चलती है तो बैग की वाइफ कहती है कि मैं हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करती हूँ। हेलन जो रॉब की टीम में होती है वो बैग की वाइफ से कहती है कि वहाँ ऊपर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं जा पाएगा। लेकिन बैग की वाइफ नेपाल में जो अमेरिकन एम्बेसी होती है वहाँ हेलीकॉप्टर के लिए कॉल करती है और उसके बाद बैग को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भिजवा दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से वो बैग को बचा लेते हैं और अब नीचे लाकर बैग का इलाज होता है। इसके हाथ और नाक में खून जमने की वजह से वो गल गए होते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ और नाक काटने पड़ते हैं। लेकिन बैग की फैमिली उसका साथ देती है और आज भी वो अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ रहता है और अब उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। जुलाई 1996 में रॉब की लड़की का जन्म होता है जिसका नाम उसकी पत्नी सारा रखती है, जो कि रॉब ने सोचा होता है। तो ये था 1996 का दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की जानें गई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ये मूवी